हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं? स्वस्थ है, मस्त है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं संदीप शर्मा आज के इस सेशन में सभी विद्यार्थियों का एक जोरदार तरीके से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं 12वीं अकाउंटेंसी, और 12वीं अकाउंटेंसी में जो पार्टनरशिप बुक्स है उसका चैप्टर नंबर 3 के जो महत्वपूर्ण MCQs है, आपके वन लाइनर रिक्तान है, उन क्वेश्चनों को लगातार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले आपका थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन आ जाना चाहिए कि आवाज़ सही आ रही है या नहीं, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा है या नहीं। ये सारी बात है वो कमेंट बॉक्स में आप फटाफट डाल दीजिए ताकि हम निरंतर उसमें सुधार करते रहें। ऐसा नहीं हो कि हम आपको क्लास उपलब्ध करवा रहे हैं, उसमें वॉइस सही नहीं आ रही है, रिकॉर्डिंग सही नहीं है, या आपको सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हर चीज़ है वो आप तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन स्पष्टता के साथ, एकदम क्लियरिटी के साथ पहुंचनी चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो। और जब व्यवधान नहीं होगा तो निश्चित रूप से हर पॉइंट है वो आपको समझ में भी आएगा और उसका बेनिफिट भी आपको होगा। क्योंकि जो चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, ये आपका 11 नंबर का चैप्टर यानी 11 मार्क्स का चैप्टर है, वो बोर्ड परीक्षा में होने वाला है। और उसके बाद अगर बात करें तो कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इसमें से ढेरों सारे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। यानी पार्टनरशिप जो आप नाम देख रहे हो ना, ये पार्टनरशिप वाला चैप्टर है, उसमें कुल मिलाकर 4 चैप्टर बनते हैं। और ये चारों चैप्टर हैं आपका कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे स्कूल लेक्चरर हो, चाहे आपका कॉलेज लेक्चरर हो, चाहे आपका UGC नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हो, तमाम उन एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये आज का सेशन है उन विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है जो किसी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड तक आपको वॉच करना है। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ में ये वीडियो अपने साथियों के साथ भी शेयर कर देना है ताकि उनको भी बेनिफिट मिलता रहे। चलो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। ठीक है, अनुमति मिली और स्टार्ट किया आज का सेशन। आज का सेशन है, सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं आपकी हिडन गुडविल, यानी छुपी हुई ख्याति का मूल्यांकन आपको कैसे करना है। इसमें देखो 2 तरीके से हो सकता है, या तो आप नए साझेदार की पूंजी के आधार पर छुपी हुई ख्याति की गणना करें, या पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर हिडन गुडविल की आप कैलकुलेशन करें। वैसे तो हमारी हिडन गुडविल के संबंध में जो चर्चा है आपका चैप्टर नंबर 2 नए साझेदार का प्रवेश यानी एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, उसमें हो चुकी है। मैंने पूरा आपको डिटेल के साथ उसमें एक्सप्लेन करके बताया है कि किस तरीके से आपको इन विधियों का काम में लेते हुए, इन विधियों को आप प्रयोग करते हुए हिडन गुडविल है उसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने वो पीछे वाली क्लास नहीं देखे हैं उनके लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ में पार्टनरशिप के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो वहाँ से भी जाकर उन ऑनलाइन क्लासेस को आप देख सकते हो और उसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो थोड़ा संक्षिप्त रूप में हम आज के इस सेशन में हिडन गुडविल के बारे में चर्चा करेंगे। ये देखो, इसमें क्या होता है कि यदि फर्म सेवानिवृत्त या मर्त साझेदार को भुगतान के रूप में एकमुश्त राशि देने का निर्णय लेती है तो उसको देय राशि से अधिक भुगतान को उसके पूंजी खाते में संचित लाभ व हानि और परिसंपत्तियों तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन संबंधी सभी आवश्यक समायोजन करने के पश्चात उसके भाग की जो ख्याति है वो उसका रूप माना जाता है। यानी जो साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, जिस साझेदार की मृत्यु होती है, जब ऐसी कंडीशन आती है तो उस साझेदार को उस फर्म द्वारा कुछ न कुछ राशि
दी जाएगी, कुछ न कुछ हिस्सा दिया जाएगा। तो वो हिस्सा कैसे होगा, उसकी पूंजी के रूप में भी होगा, उसके जो संचित लाभ और हानि है उसके रूप में भी होगा, उनकी जो परिसंपत्तियां हैं, क्योंकि साझेदार चाहे वो अवकाश ग्रहण करे या उसकी मृत्यु हो जाए उसका परिसंपत्तियों में हिस्सा रहेगा। साथ में जितने भी दायित्व है उनका पुनर्मूल्यांकन भी किया जाएगा और उसके बाद उस जितना राशि अधिक भुगतान होती है वो आपके ख्याति से रिलेटेड होती है। इसकी दो विधि जिसकी चर्चा मैंने आपको बता दी है, फिर चैप्टर नंबर 2 में हम कर चुके हैं, तो वहां से आप देख लेना। अभी कोई सवाल आएगा तो उसमें भी हम समझ लेंगे। तो हिडन गुडविल का मतलब है छुपी हुई ख्याति, जिसके संपत्ति और दायित्व है उसके संचय, रिजर्व, लाभ, पूंजी से अधिक जो भी अमाउंट होगी वो आपकी हिडन गुडविल का काम करेगी। क्लियर है सारी बात? क्लियर है? तो देखो बढ़ेंगे आगे। देखो और कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और परीक्षा चाहे कोई भी हो, चाहे कंपटीशन की हो और चाहे बोर्ड की हो, हर रूप में आपके लिए उपयोगी रहने वाली है। ठीक है, देखो क्या है कि किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर सेवानिवृत्त या मृत साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा, है ना। किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर, है ना, पूंजी खाते को जमा किया जाएगा। कौन सी ख्याति के साथ? जो साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा या जिस साझेदार की मृत्यु होगी उसको अपन जमा करेंगे। क्योंकि अभी बात कर रहे थे हम अपन गुडविल की, हिडन गुडविल की अपन बात कर रहे। तो हिडन गुडविल में ये होता है कि जो साझेदार रह रहे हैं उनको उस ख्याति को जो शेष साझेदार है वो फायदे के अनुपात में बांटेंगे, है ना। तो देखो इसमें और सीधी सी बात है, जो साझेदार बचेंगे वो फायदे के अनुपात में बांटेंगे, तो जो जाएगा उसको क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। तो देखो इसमें एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी आपकी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होगी। क्या होगी? यानी जो साझेदार प्राप्त करेंगे उनको हम डेबिट करेंगे और जो त्याग करेगा उसको हमें क्रेडिट करेंगे। तो देखो इसमें है आपका सेवानिवृत्त साझेदार है या मृतक साझेदार है, वो क्या कर रहा है? वो त्याग कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसके भाग्य की ख्याति के साथ क्या करेंगे? अपन जमा करेंगे, या फर्म की ख्याति के साथ जमा करेंगे, या शेष साझेदारों की भाग्य की ख्याति के साथ जमा करेंगे, या कोई नहीं। इसके कौन सा आंसर होगा? तो सीधी सी बात है, जो साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा, जिस साझेदार की मृत्यु होगी, तो उसकी ख्याति, है ना, उसकी ख्याति को क्या किया जाएगा? जमा किया जाएगा। यानी उसके भाग की ख्याति के साथ जमा किया जाएगा। तो ए है वो यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, उसके भाग की ख्याति के साथ क्या किया जाएगा? जमा किया जाएगा। क्लियर है सारी बात? सारी बात क्लियर है ना। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि अपन ने एंट्री क्या की है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। तो सेक्रीफाइस कौन करेगा? जिसकी मृत्यु हो रही है या जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है वो अपना क्या करके जाएगा? त्याग करके जाएगा। किसके पक्ष में? उन शेष साझेदारों के पक्ष में, या जो साझेदार गेन कर रहे हैं उनके पक्ष में वो त्याग करके जाएगा। ठीक है, क्लियर है सारी बात? बढ़े आगे। आगे देखते हैं। आगे देखो एक और क्वेश्चन है आपके सामने। क्या है? गोविंद, हरि और प्रताप साझेदार है। ये तीन साझेदार है। गोविंद की सेवानिवृत्ति पर आपका जो तुलन पत्र है उसमें ख्याति कितने पे दिखाई गई है? 24,000 रुपए पे दिखाई गई है। कितने पे? 24,000 पे दिखाई गई है। और ये पहले से ही दर्शाई गई है। इसका मतलब है ख्याति खाता पहले से खुला हुआ है। ख्याति खाते को अपलिखित किया जाएगा तो क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी गोविंद अकाउंट डीआर, हरि अकाउंट डीआर, प्रताप अकाउंट डीआर टू गुडविल, है ना। तो अब इसमें क्या कह रहा है? क्योंकि जब ख्याति खाता पहले से खुला हुआ है तो उसे बंद किया जाएगा, और वो भी पुराने साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में बंद किया जाएगा।
क्लियर है सारी बात। जब ख्याति खाता पहले से खुला हुआ है तो उसे बंद करना है, और किस अनुपात में बंद करना है? पुराने अनुपात में बंद करना है। ओके, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सभी साझेदारों के पूंजी खाते को उसके पुराने लाभ विभाजन में अनुपात में जमा करके, शेष साझेदारों के पूंजी खाते उसके नए लाभ विभाजन अनुपात में जमा करके, सेवानिवृत्त साझेदार के पूंजी खाते के भाग को ख्याति से जमा करके, और इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसमें सीधा सा एंट्री हो जाएगी कि सभी साझेदारों के पूंजी खाते को उसके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में जमा करके, है ना, सभी साझेदारों के किसको? इस ख्याति को, है ना, ख्याति को अनुपात को जमा करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। क्या होगी? ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू गुडविल। तो यहाँ पे देखो गुडविल को हमने क्या किया है? जमा किया है, और ये राशि है वो किस अनुपात में बटेगी? पुराने अनुपात में। तो पुराना अनुपात अपने पास ये है, तो यहाँ पर आपका ए है वो सही आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सारी बात। तो जब ऐसी कंडीशन हमारे सामने आती है तो साझेदारों के पूंजी खाते को उसके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में जमा करेंगे। क्लियर है सारी बात? क्लियर है ना? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चमन, रमन और सुमन लाभों का विभाजन किस अनुपात में करते हैं? 5-3-2 के अनुपात में करते हुए साझेदार है। रमन है वो सेवानिवृत्त होता है, तथा चमन और सुमन का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या है? 1:1 है। अपने पास न्यू रेशियो भी है और ओल्ड रेशियो भी है, तो इससे अपन क्या निकालेंगे? फायदे का अनुपात है वो निकाल लेंगे। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया है? 1 लाख रुपए। ये किसकी ख्याति है? ये पूरी फर्म की ख्याति है, और ये मूल्यांकन किया गया हुआ पुरानी ख्याति नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर पुरानी ख्याति है, ख्याति खाता पहले से खुला हुआ है, तो सभी साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में बांटना है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? जब साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है, कौन सा साझेदार? रमन है वो सेवानिवृत्त हो रहा है, तो उस समय ख्याति का मूल्यांकन किया गया है, वो 1 लाख रुपए पाई गई है। रमन के भाग की ख्याति को समायोजित किया जाएगा। रमन के भाग की जो ख्याति है उसको समायोजित किया जाएगा। तो देखो इसमें पहला है कि चमन और रमन के पूंजी खाते को 1500 रुपये से प्रत्येक के नाम करके, चमन और रमन, तो रमन तो रिटायर हो रहा है ना, तो कोई मतलब ही नहीं, पूंजी खाते को क्रम से 21 और 8,571 रुपये से नाम करके, केवल सुमन के पूंजी खाते को 30,000 रुपये से नाम करके, केवल रमन के पूंजी खाते को 30,000 से नाम करके, है ना। तो इसमें देखो रमन है वो सेवानिवृत्त हो रहा है ना। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है कि भाई देखो 3 में तो रमन दे रखा है ना। अपनों के मन में एक डाउट होता है कि जिसका नाम सबसे ज़्यादा दे रखा है उसका ही ऑप्शन में है, यानी वही क्वेश्चन है वो सही होगा। अब अपने पास 3 बार दे दिया रमन का नाम, जबकि रमन है वो तो सेवानिवृत्त हो रहा है ना। राशि बटनी है रमन की, लेकिन ये क्या कह रहा है? कौन से रमन के भाग को ख्याति में समायोजित किया जाएगा? रमन की भाग की ख्याति है उसको समायोजित करना है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? फायदे का अनुपात निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें देखो अपने पास ओल्ड रेशियो दे रखा है। ओल्ड रेशियो अपने पास क्या है? 5-3-2, और अपने पास न्यू रेशियो क्या दे रखा है? 1:1, है ना। ये चीज अपने को दे रखी है। ठीक है, अब अपने को निकालना है गेनिंग रेशियो। क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपका, क्या? न्यू प्रॉफिट रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, है ना। न्यू प्रॉफिट रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट
रेशियो। अब देखो पार्टनर कौन कौन है इसमें, चमन, रमन और सुमन, यानी कौन कौन है आपका, चमन, रमन और सुमन, ये कंटिन्यू तीन पार्टनर है, चमन, रमन और सुमन। अब इसमें जा कौन रहा है, इसमें जा रहा है रमन। कौन सा जा रहा है, ये रमन जा रहा है। तो इसका अनुपात है वो शेष साझेदार है वो लेंगे। तो अपने को किसका चाहिए, चमन का गेनिंग रेशियो, है ना। चमन गेनिंग रेशियो, अब इसका न्यू रेशियो क्या है, 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो है 5/10। लघुत्तम कितना आ गया, लघुत्तम आ गया 10। 2 का भाग 10 में देंगे 5 पर, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5। 10 का भाग 10 में देंगे तो 1 और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5। तो इसका योग आ गया 0/10, है ना। और दूसरी है आपकी सुमन्स गेनिंग रेशियो, सुमन्स गेनिंग रेशियो। अब सुमन्स गेनिंग रेशियो इसका अनुपात कितना है, 1/2 माइनस, है ना। अब इसका है सुमन का 2/10, 2/10 लघुत्तम आ गया आपका 10। 2 का भाग 10 में देंगे 5 बार और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5। 10 का भाग 10 में देंगे तो 1 बार और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2। तो ये हो गया आपका 3/10। तो अपने पास जो अनुपात आया है, जो गेनिंग रेशियो आया है, गेनिंग रेशियो आया वो कितना है, 0:3। इसका मतलब है जो चमन है वो चमन है वो बिल्कुल भी त्याग नहीं कर रहा है ना, गेन नहीं कर रहा, सिर्फ कौन कर रहा है, सुमन कर रहा। तो सुमन का हिस्सा कितना है, 3/10। तो ये हो जाएगा आपका गेनिंग रेशियो, यानी गेन कौन करेगा, सिर्फ सुमन ही करेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल सुमन के पूंजी खाते को 30,000 रुपये से नाम करके। अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग कौन कर रहा, सुमन। सुमन्स अकाउंट डीआर, सुमन्स कैपिटल अकाउंट डीआर, कैपिटल अकाउंट डीआर टू कौन है, रिटायर कौन है, रमन, रमन्स कैपिटल अकाउंट। पूरी की पूरी राशि यानी 1 लाख है ना, 1 लाख है, इसका 3/10 तो कितने हो गए, 30,000, है ना। तो ये 30,000, ठीक है, क्लियर है सारी बात, है ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, केवल सुमन के पूंजी खाते को अपने को क्या करना है, 30,000 रुपये से नाम करना है। एंट्री हो जाएगी सुमन्स कैपिटल अकाउंट डीआर 30,000 टू रमन्स कैपिटल। और रमन की कैपिटल कितनी है आपका, 1,10,000 है। 1,10,000 का सीधा 3/10 निकाल लो, या सुमन इसका रमन का हिस्सा कितना है, इसका भी 3/10 है, तो 3/10 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुमन के पूंजी खाते को 30,000 रुपये से अपन नाम करेंगे, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सारी बात, क्लियर है, समझ गए मेरी बात। तो इसमें आपको इस तरीके से क्या निकालना है, ये आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है, और उसमें आपने गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है, न्यू प्रॉफिट रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, जिसमें आपका चमन का गेनिंग रेशियो जिसका 0 है, सुमन का गेनिंग रेशियो 3 है, और इस तरीके से अपन ये राशि बांट देंगे। तो सुमन के हिस्से में आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, सुमन के हिस्से में 30,000 रुपये नाम करेंगे, और टू रमन्स कैपिटल हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है सारी बात। अब देखो मन में डाउट नहीं रखना किसी भी प्रकार का, सारी बात है वो आपके कंसेप्ट के साथ क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप एग्जाम में भी उसका आंसर है पूर्ण विश्वास के साथ दे सके। अगर आपके मन में विश्वास नहीं होगा तो निश्चित रूप से आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा, और डाउट होगा तो आपका क्वेश्चन है गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे बढ़ेंगे।
तो देखो आगे एक और क्वेश्चन अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्या है कि किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर शेष साझेदार जिन्होंने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण कौन सा है, अभिलाभ प्राप्त किया है ना, क्षतिपूर्ति करेंगे, है ना। जिन्होंने यानी गेनिंग किया है, अधिलाभ का मतलब क्या है, जिन्होंने गेनिंग किया है, गेन किया है, वो क्षतिपूर्ति किस अनुपात में करेंगे, केवल सेवानिवृत्त साझेदार की। शेष साझेदार जिन्होंने त्याग किया है, साथ ही सेवानिवृत्त साझेदार की, केवल शेष साझेदारों की, है ना, जिन्होंने त्याग किया है और इनमें से कोई नहीं, है ना। तो क्या एंट्री होगी इसकी भाई, शेष साझेदार, अभी इसकी एंट्री मैंने बता दी थी कि शेष साझेदार जो अधिलाभ प्राप्त करेंगे वो एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। ये इसकी एंट्री होगी। इसका मतलब है शेष साझेदार जिन्होंने त्याग किया है, तो है ना, और साथ ही सेवानिवृत्त साझेदार की, यानी जिन्होंने त्याग किया है और जिन्होंने गेन किया है उसके अकॉर्डिंग इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। तो यहाँ पर है वो बी है, वो सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है और फटाफट इसका आंसर आपको देना होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का फायदा होता है नंबर मिलते हैं तो पूरे और कटते हैं तो पूरे, क्योंकि उसमें ऑप्शन होता है ABCD। अगर आपने A C सही किया और A सही है तो पूरे में से पूरे नंबर, और अगर आपने A सही है और B कर दिया तो कट गए पूरे के पूरे नंबर। तो यहाँ पर नंबर या तो पूरे मिलेंगे या पूरे ही कटेंगे, इसलिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इस बात को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर दिया जाता है। क्योंकि बिल्कुल अगर थोड़ी सी भी आप लापरवाही करोगे तो आपका क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। ठीक है, बढ़े आगे 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 देखते हैं, कुछ थ्योरेटिकल बात अपन कर लेते हैं, निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को पढ़ोगे तो एग्जाम तक आप बिल्कुल निश्चित रूप से आप तैयार हो जाओगे। लेकिन उसको आपको क्या करना है, एग्जाम तक आपको सारी चीज़ है वो पढ़ के रेडी रहना है ना। पहले आपको बुक्स में जो चीज़ दे रखी है वो पढ़नी है, उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा जो नोट्स हैं वो पढ़ना है। इसके अलावा मार्केट में कोई ऐसे MCQs वगैरह शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं तो उनको भी पढ़ना है, क्योंकि उनको पढ़ोगे तो आपके मन में एक विश्वास है वो डेवलप होगा कि देखो मैंने ये चीज़ पढ़ ली है और ये चीज़ मेरे क्लियर भी है ना। तो ये सारी चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। अब देखो, परिसंपत्तियों तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लिए समायोजन। वैसे तो आपका जो लेसन नंबर जो 2 है उसमें इनके बारे में चर्चा हो चुकी है कि नया साझेदार जब प्रवेश करता है तब भी आपको संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निर्धारण करना होता है, और जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या साझेदार की मृत्यु होती है तब भी आपको परिसंपत्तियों का पुनर्निर्धारण और पुनर्मूल्यांकन करना होता है। ये दोनों चीज़ है वो आपको करनी है, चाहे परिस्थिति आपके सामने कोई भी हो, चाहे साझेदार अवकाश ग्रहण करे, चाहे साझेदार की मृत्यु हो, चाहे नया साझेदार प्रवेश करे। ठीक है, अब देखो इसमें हम चर्चा करेंगे कि साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर कुछ संपत्तियां ऐसी हो सकती हैं जिन्हें उनके वर्तमान मूल्य पर नहीं दर्शाया जाता। कुछ ऐसी संपत्तियां हो सकती हैं जिनको वर्तमान मूल्य पर नहीं दिखाया जाता, क्योंकि हमने खाते 1 साल पहले तैयार किए थे, हो सकता है आज उस संपत्ति की वैल्यूएशन बढ़ गई हो या कम हो गई, दोनों कंडीशन में भी अप्लाई हो सकती है। तथा कुछ इस प्रकार के दायित्वों का मूल्य भी जो फर्म के द्वारा भुगतान किए जाने हैं उनके मूल्य में भी अंतर होता है। अपनी लायबिलिटीज जो मान लो सत्र के स्टार्ट में अलग थी, हो सकता है कुछ दायित्वों को अपन ने भुगतान कर दिया, अब अपने पास लायबिलिटीज धीरे धीरे कम हो रही है तो अपने को कम दिखानी पड़ेंगी, तो उनका मूल्यांकन तो हमें करना पड़ेगा। हो सकता है कि लायबिलिटीज अपनी बढ़ गई तो उनका मूल्यांकन करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि अपनी लायबिलिटीज में वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुई है। तो वहाँ पर अपने को क्या करना है, इन संपत्तियों को क्या करना है, पुनर्मूल्यांकन करना है।
इतना नहीं, कुछ ऐसी गैर अभिलेखित यानी अनरिकॉर्डेड असेट्स हो सकती हैं या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज होती है जिनको अभी तक पुस्तकों में नहीं लिखा गया था, उनको भी हमें पुस्तकों में दिखाने की आवश्यकता होती है। उनको हम पुस्तकों में शो करते हैं, क्योंकि जब शो करेंगे, चाहे वो आपकी अनरिकॉर्डेड असेट्स हो और चाहे वो आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हो, उनको खातों में दिखाना जरूरी होता है। ठीक है, क्लियर है सारी बात। अब देखो इसमें और क्या है, अब देखो और क्या आगे। ये कुछ एंट्रियां हैं जो आपकी रोजनामा से संबंधित है, जनरल एंट्री से है। वैसे तो ये सारी चर्चा हो चुकी है पिछले वाले चैप्टर में, फिर भी मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। पहली एंट्री होती है संपत्तियों के मूल्य में अगर वृद्धि होती है, आपकी संपत्तियां बढ़ेगी तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन, है ना। संपत्तियों में जब भी वृद्धि होगी तो आपकी एंट्री होगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन। असेट्स कोई भी हो सकती है, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, जो भी है। 2 नंबर, संपत्तियों के मूल्य में कमी होने पर अगर डिक्रीज होती है तो जस्ट इसकी विपरीत हो जाएंगी, है ना। क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू सन्ड्री असेट्स। सन्ड्री असेट्स में आपके प्लांट, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग जो भी होंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यही एंट्री आपके चैप्टर नंबर 2 जिसमें नए साझेदार के प्रवेश से रिलेटेड था, उसमें भी हमने की थी। ठीक है, क्लियर है सारी बात। ये है कि आपके सामने ये 2 प्रविष्टियां हो गई। ठीक है, 3 नंबर आती है आपकी दायित्वों की राशि में वृद्धि होने पर। अगर आपके दायित्व बढ़ते हैं, आपके लायबिलिटीज बढ़ती हैं, तो ये तो आपको भी पता है कि दायित्व में वृद्धि होती है अपन क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और दायित्व में कमी होती है तो डेबिट करते हैं। तो अगर दायित्व में वृद्धि होगी तो आपकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू सन्ड्री लायबिलिटीज। क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू सन्ड्री लायबिलिटीज। ठीक है, और अगर दायित्व में कमी होगी, दायित्व में कमी होगी तो जस्ट इसकी विपरीत हो जाएगी, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। संपत्तियों में वृद्धि होगी तो आपकी संपत्ति डेबिट होगी, संपत्तियों में कमी होगी तो आपकी संपत्ति क्रेडिट होगी। दायित्व में वृद्धि होगी तो आपके दायित्व है वो क्रेडिट होंगे, और दायित्व में कमी होगी तो दायित्व आपके डेबिट होंगे। 4 एंट्रियां होगी, क्लियर है चारों। 5 आपकी अनरिकॉर्डेड असेट्स है। अनरिकॉर्डेड असेट्स यानी ऐसी असेट्स, ऐसे संपत्ति जिनको अभी तक आपने खातों में नहीं दर्शाया है, अब उनको आप खातों में दर्शाना चाहते हैं या उनको खातों में शामिल करना चाहते हैं, तो आपकी हो जाएगी अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन। यानी आपके जो आपकी संपत्ति है वो बढ़ी है निश्चित रूप से, और निश्चित रूप से जब बढ़ी है तो भाई संपत्ति बढ़ेगी तो अपन डेबिट करते हैं, तो अनरिकॉर्डेड जो भी असेट्स है आपकी अनरिकॉर्डेड, उसका नाम लिख देंगे। अगर आपकी गैर अभिलेखित दायित्व में वृद्धि होती है तो आपकी एंट्री हो जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट। गैर अभिलेखित लायबिलिटीज के लिए क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, क्योंकि यहाँ पर दायित्व में वृद्धि हो रही है। और कौन से दायित्व है, वे दायित्व है जो अभी तक आपने खातों में नहीं लिखे, अब आप उनको लिख रहे हो। क्लियर है, तो 6 एंट्रियां हो गई। 7 अगर पुनर्मूल्यांकन पर आपको लाभ होता है, क्या होता है, पुनर्मूल्यांकन पर अगर आपको लाभ होता है तो आपकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू ऑल पार्टनर कैपिटल, और अगर पुनर्मूल्यांकन पर हानि होती है तो हो जाएगी ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन। ये आपकी एंट्री होनी है। ये 8 एंट्रियां हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये 8 एंट्रियां आपको चैप्टर नंबर 2 में भी ध्यान में रखनी है और चैप्टर नंबर 3 में भी ध्यान में रखनी है ना, क्योंकि सेम प्रविष्टियां, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। संपत्तियों में वृद्धि तो डेबिट, संपत्तियों में कमी तो क्रेडिट। ठीक है, उसी प्रकार दायित्व में कमी, दायित्व में वृद्धि तो क्रेडिट, और दायित्व में कमी तो आपका डेबिट हो जाएगा। अनरिकॉर्डेड असेट्स है जो आपने नहीं लिखी है, उनको आप लिख रहे हो तो डेबिट, और उसी प्रकार अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जिन्हें नहीं लिखा है अब लिख रहे हो तो क्रेडिट। अगर आपको लाभ होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू ऑल पार्टनर कैपिटल, और अगर हानि होती है तो ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। ये प्रविष्टियां आपको ध्यान में रखनी है। ये प्रविष्टियां हैं वो आपको कम से कम 10 से 12 नंबर है दिला सकती है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 2 में से भी आएगा और बड़ा क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 3 में से भी आएगा, दोनों में से आएगा। और साथ में इनसे रिलेटेड जो अनरिकॉर्डेड असेट्स है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है ना, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है ना। तो बी केयरफुल,
है ना, होके आपको क्या करना है, इन एंट्रियों को याद करना है। और अगर आपको याद नहीं होता तो अपने नोट्स बना लो, उन नोट्स में लिख लो, छाप लो उनमें, ताकि परीक्षा के समय आप फटाफट उनका रिवीजन लगा सको, है ना। फटाफट 2 गुना की स्पीड में, जानते हो ना 2 गुना की स्पीड, मोबाइल को देखते अपन, कोई भी चीज़ अपने को सुननी है फटाफट सुननी है तो उसको 2 गुना की स्पीड में देखते हैं, ताकि अपने समय की बचत हो। तो उस समय की वैल्यूएशन करनी है, उस समय की वैल्यू को आपको समझना है, क्योंकि समय बहुत ही कम है आपके पास। इस अल्प समय में आपको बढ़िया तैयारी करनी है, ताकि आपके बढ़िया नंबर है वो आ सके। ठीक है, तो आज के सेशन में ये एक शानदार क्लास थी। निश्चित रूप से अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए, है ना, तैयार रहें और मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।